फुल लोड करंट आपका स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर के अंदर फ्लो हो रहा था, उस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए अपन स्टार्टर काम में ले रहे थे। ठीक है, तो स्टार्टर क्या कर रहा था, बेसिकली स्टार्टर इज अ डिवाइस विच अप्लाई रिड्यूस वोल्टेज टू द मोटर सो दैट द स्टार्टिंग करंट भी लिमिटेड, उसको लिमिट किया जा सके। तो अपन ने इसमें अपन ने पहला जो स्टार्टर पढ़ा था वो पढ़ा था स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह स्टेटर में सीरीज में अपन रेजिस्टेंस ऐड कर रहे थे और उस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण रिड्यूस वोल्टेज मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को अप्लाई हो रहा था, जिसके कारण आपकी फर्दर आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो लिमिट हो रहा था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशो या उसकी टैपिंग्स जो थी, अपन ने X% टैपिंग जो ली थी उसको यूज में लेते हुए अपन स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर रहे थे। थर्ड जो था सबसे मोस्टली जो काम में आने वाला जो मेथड था वो था स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार और डेल्टा के अंदर लाइन करंट और फेज करंट के अंदर जो रिलेशन थे या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज वो मैं वहाँ पे काम में ले रहा था। और मैंने एक TPDT एक स्विच वहाँ पे काम में लेते थे, तो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में अपन उस स्विच को इस तरह अरेंज करते हैं कि जो स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन में हो जाए, क्योंकि स्टार कनेक्शन के अंदर जो आपको करंट मिल रहा था जो अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, जो स्टार कनेक्शन में जो आपका फेज करंट था, ठीक है, ये कितना मिल रहा था 1/√3 टाइम्स ऑफ फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। तो 1/√3 फैक्टर से क्या मिल रहा था, कम ये आपको प्राप्त हो रहा था। तो ये वाला फैक्टर जो था मैं काम में ले रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है और इजीली मैं इसको एम्प्लॉय कर सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा काम में चीपेस्ट मेथड, सबसे ज़्यादा काम में स्टार डेल्टा स्टार्टर आपकी इंडक्शन मोटर के अंदर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक मैं नोट और डलवाना चाहूँ दोस्तों, एक यदि मैं यहाँ पे नोट डालूँ, ठीक है, अपन ने ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या पढ़ा था कि जो आई फेज स्टार था वो था X × ISC। ठीक है, जो इनिशियल जो करंट था, जो डैश वाला जो करंट आया था आई स्टार्टिंग डैश, वो आई स्टार्टिंग का कितना आया था X टाइम अपन ने कम किया था टैपिंग्स। ठीक है, टैपिंग्स थी अपनी X, और यहाँ जो आया है स्टार डेल्टा के अंदर जो करंट है वो 1/√3 फैक्टर से कम हो रहा है। तो यदि मैं इन दोनों मेथड को कंपेयर करूँ, ये तो है स्टार डेल्टा मेथड, स्टार डेल्टा, ये था आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये था ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, एक्स फैक्टर था, यहाँ पे आपका 1/√3 फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग, ठीक है, टैपिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक्स किसके बराबर हो जाए 1/√3, और इसके वैल्यू क्या है 57.7%। 1/√3 को यदि मैं सॉल्व करूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 57.7% मुझे वैल्यू प्राप्त होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू यदि मैं ये कर दूँ, ठीक है, इफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टैपिंग्स बी मेड एट 57.7%, then this method या this starter is a स्टार डेल्टा स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये नोट समझ में आया दोस्तों। ये नोट क्या कहना चाह रहा है कि स्टार डेल्टा के अंदर आपका फिक्स्ड है, एक्स जो है वो फिक्स है, वो कितनी है 1/√3 वैल्यू आपकी आएगी, ना कम आएगी ना ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यदि ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में एक्स को मैं वेरी कर सकता हूं, तो यदि एक्स की वैल्यू ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या रख दूं 57.7% टैपिंग कर दूं, तो ये दोनों मेथड क्या हो जाएंगे, फिर एक ही मेथड हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि द ऑटो ट्रांसफॉर्मर टैपिंग बी मेड एट 57.7%, देन दिस स्टार्टर वर्क एज अ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये मेथड किस तरह काम करेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड की तरह वर्क करेगा। तो ये एक ध्यान रखना है आपको कि एक्स की वैल्यू 57.7% पर ये दोनों मेथड एक ही तरीके से कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट तो अपना स्टार्टर है दोस्तों, ठीक है, ये है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, फोर्थ ये है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। पहला जो मेथड पढ़ा था वो था स्टेटर रेजिस्टेंस था। तो स्टेटर रेजिस्टेंस में अपन ने क्या किया था, स्टेटर की तीनों फेजेस के सीरीज में
एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया था ताकि उनमें वोल्टेज ड्रॉप हो सके। यहाँ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के अंदर अपन रोटर जो सर्किट होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में ऐड तभी हो सकते हैं जब आपने कुछ स्लिप रिंग की हेल्प से रोटर के वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स हैं उनको आपने बाहर निकाला हुआ है, तभी मैं उनको एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये किस में पॉसिबल है, ये केवल पॉसिबल है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो ये जो मेथड है ये केवल किस मोटर के अंदर ये मेथड काम में लिया जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी इसको कहते हैं अपन। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये मेथड काम में नहीं आएगा, ये स्टार्टर काम में नहीं आएगा। ठीक है, स्लिप रिंग के अंदर मैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर काम में ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए किस तरह इसको अपन वहाँ एम्प्लॉय करते हैं। सपोज करो ये हो गई आपकी स्टेटर वाइंडिंग, थ्री फेज एसी सप्लाई से आपने स्टेटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग को आपने थ्री फेज एसी सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया। करो ये आपका रोटर है, तो मैंने बताया था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर होता है उसकी वाइंडिंग भी जस्ट लाइक कैसे होती है, स्टेटर वाइंडिंग की तरह ही होती है। सपोज करो ये भी मैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में ले रहा हूँ, तो इसके अंदर भी थ्री फेज वाइंडिंग होगी रोटर के अंदर भी, और मैंने क्या कर रखा है, स्लिप रिंग्स की हेल्प से स्लिप रिंग्स ये लगाई हुई हैं जिन पर ये स्लाइड करता है। मैंने एक्सटर्नली इसके टर्मिनल निकाले हुए हैं। ठीक है, रोटर वाइंडिंग के। ठीक है, ये आपकी रोटर वाइंडिंग है और ये आपकी स्लिप रिंग्स है। ये क्या है, आपकी स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप का काम क्या है, स्लिप पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स से यहाँ से मैंने 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाए जिनकी वैल्यू में वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो रोटर सर्किट में मैंने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए और बाद में इनको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि रोटर तो कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट रोटर होता है, तो मैंने शॉर्ट सर्किट इसको एक्सटर्नली किया है। एक्सटर्नली कैसे किया है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस में इनको कैप क्योंकि वेरिएबल है इनकी वैल्यू में। ये जो पार्ट है, जो पिंक कलर में आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये स्टेशनरी है, इनमें कोई रोटेशन नहीं है। ये जो व्हाइट कलर में जो मैंने रोटर वाइंडिंग बनाई है, ये रोटर वाइंडिंग और स्टेशनरी एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, इन दोनों बनाना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना, क्योंकि ये लगातार रोटेट करेंगी और इसका कनेक्शन लगातार इससे होता रहेगा, तो एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। इसके लिए ये मुझे अलग से मैकेनिज्म काम में लेनी पड़ती है। दैट्स द रीजन ये जो मोटर होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इन कंपैरिजन टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर महंगी होती है, कॉस्टली ये होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसका भी एडवांटेज है कि मैं काम में ले रहा हूँ तो इसके स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आप हाई स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। किस तरह इसका वैल्यू पे समझना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दूँ तो किस तरह आपका स्टार्टिंग करंट लिमिट होगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ बताऊँगा कि किस तरह आपका टॉर्क में वेरिएशन यहाँ पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो करंट मैंने बताया था दोस्तों, जो अपन ने जब टॉर्क की इक्वेशन पढ़ी थी, तो वहाँ जो मैंने करंट की इक्वेशन ली थी, आई स्टार्टिंग डैश, ये आपका आया था V अपॉन रूट ऑफ प्लस R2 डैश का स्क्वायर I2 स्टार्टिंग रोटर का जो करंट था वो अपन ने पढ़ा था V अपॉन जेड। जेड क्या था आपका, R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर
प्लस x1 प्लस x, ये यहाँ स्लिप और थी, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग की बात करूँगा तो स्लिप क्या हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। ये स्लिप और आती है R2 डैश अपॉन S आता है, ठीक है, लेकिन मैं स्टार्टिंग करंट की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में जो स्लिप होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यदि मैं रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, यदि मैं रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, तो जो आपका स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मुझे स्टार्टिंग करंट की तो लिमिट करना है, मेरा उसको एक लिमिट में ला के उसको कम करना, उसको लिमिट करना। तो मैंने कैसे किया है ये, बाय इंक्रीजिंग द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। मैंने रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह तो आपका स्टार्टिंग करंट तो कम हो गया, लेकिन टॉर्क में भी वेरिएशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। टॉर्क में कैसे वेरिएशन आएगा समझते हैं, तो ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। टॉर्क, मैं टॉर्क को यहाँ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अपन ने बनाई थी दोस्तों, ठीक है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो अपन ने ड्रॉ की थी, स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो लाइन है ये आपकी मैक्सिमम वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो टी था वो क्या आएगा आपको, वैल्यू की वो आपको यहाँ मिलेगी, ये टॉर्क है। अभी क्या चीज़ें चल रही थी दोस्तों, यहाँ जो एन आर थी वो 0 थी, यहाँ पे एन आर किसके बराबर हो गया था, सिंगल स्पीड के बराबर हो गया, यही पढ़ा था अपन ने। मतलब एन आर जो रोटर स्पीड है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी। स्लिप की यदि मैं बात करूँ तो स्लिप अपोजिट डायरेक्शन में इसकी इंक्रीज हुई। यहाँ स्लिप एन आर जब एन एस के बराबर है तो यहाँ तो स्लिप आ रही थी 0, और यहाँ जब एन आर 0 था तो स्लिप की वैल्यू आ रही थी 1, ठीक है। यही पढ़ा था अपन ने। ये तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और इस डायरेक्शन में आपकी स्लिप इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे कुछ सपोज करो मैं रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस 1 लेके चल रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन में सबसे मिनिमम जो रेजिस्टेंस में लेके चल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो मुझे ग्राफ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो सपोज करो मुझे ये ग्राफ मिला, मुझे ये एक ग्राफ प्राप्त हुआ, ठीक। ये ग्राफ मुझे मिला है दोस्तों जब मैंने रोटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है R2 डैश जो है उसकी वैल्यू क्या रखी है, A, ठीक है। R2 डैश की मैंने A वैल्यू यहाँ रखी है। मैं 5 अलग अलग वैल्यू रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की बनाऊंगा और मैं देखूंगा किस तरह इसके ग्राफ में वेरिएशन आएगा, ठीक है। ये टी मैक्स है और ये मैं 5 अलग अलग कलर में इन अलग अलग ग्राफ्स को बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो मेरे को जो ग्राफ मिला, ये ग्राफ मेरे को मिला, ये कब मिला है मुझे, जब मैंने रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ बढ़ा दी है, बी पॉइंट पे मैंने प्राप्त कर ली। इसके बाद मैंने फिर से बढ़ाया इसको, फिर से जब बढ़ाया तो मेरे को ये ग्राफ यहाँ पे प्राप्त हुआ, और इस ग्राफ पर मैंने रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस R2 डैश की वैल्यू क्या कर दी है, C पॉइंट मैंने कर दिया। इसके बाद फर्दर यदि मैं रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ कहीं प्राप्त होगा और यहाँ कहीं प्राप्त होगा। तो मैंने जो रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या कर दिया है इस कंडीशन में, R2 डैश D मैंने कर दिया है। और एक और कंडीशन यदि मैं इसकी बनाऊं तो मेरे को ये कंडीशन यहाँ पे प्राप्त होगी, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, थोड़ा सा इस तरह की आपको लाइन मिलेगी। ये जो रेजिस्टेंस मिला
ये मिला है R2-E। तो मैंने 5 अलग अलग रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस बनाए हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों क्लियरली, मैंने डिफरेंट पेन से बनाए हैं, तो आप आसानी से ज़्यादा इजीली इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या यहाँ निष्कर्ष निकाला दोस्तों अपन ने, देखिए थोड़ा समझना ध्यान से। मैं निष्कर्ष की अभी बात करूँगा, क्या निष्कर्ष यहाँ पे आपका निकला। ये वाला पेन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये पेन आप आसानी से ले लो। ठीक है, सबसे पहले जब मैं एक चीज़ तो ये बताऊँ, जो आपका रोटर रेजिस्टेंस R2- जो था, R2- A वाला आपका क्या था, सबसे कम। ठीक है, R2-B वाला आपने उससे ज़्यादा बढ़ाया, R2-C वाला उससे ज़्यादा किया, R2-D वाला उससे ज़्यादा किया, और R2-E वाला उससे ज़्यादा। मतलब ये आपने किया, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रोटर का आपने E पॉइंट पे रखा था, और सबसे कम जो रेजिस्टेंस रोटर का रखा था वो आपने A पॉइंट पे रखा था। तो आपका क्या यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि जैसे जैसे मैं रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ, रोटर सर्किट में मैंने कैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, एक्सटर्नली जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं उनकी वैल्यू में धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। रोटर सर्किट की ABCDE मैंने 5 तक इसकी वैल्यू बढ़ाई है। तो मुझे वेरिएशन क्या मिला दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि पांचों कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क है वो तो मुझे सेम प्राप्त हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पांचों कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की आपकी फिक्स्ड है। ठीक है, चाहे आप रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मैक्सिमम टॉर्क को तो ये टच बराबर ही कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब मैंने Tmax का फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमम टॉर्क का, तो उसके अंदर कहीं भी रोटर रेजिस्टेंस की टर्म नहीं आ रही थी। तो मैंने वहाँ लिखवाया भी था कि इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम टॉर्क क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। चाहे रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस में आप कुछ भी डिपेंड करो, मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूँ तो स्टार्टिंग टॉर्क दोस्तों सबसे पहला जब रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू A रखी थी तो ये मुझे स्टार्टिंग टॉर्क मिला था। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क तो ये सबसे कम था। जैसे ही मैंने रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू A से B करी तो मुझे जो रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस था मुझे ये मिला। मतलब वैल्यू का स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर स्टार्टिंग टॉर्क क्या हुआ, आपका बढ़ा। इसीलिए तो मैं रोटर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या हो गया, बढ़ गया। मुझे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना था, इसीलिए मैंने रोटर सर्किट रेजिस्टेंस काम में लिया है। C पॉइंट किया जब मैंने, A से B किया, B से जब मैंने C किया रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस, तो मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो और बढ़ गया, 1 2 3 पोजीशन पे पहुंच गया और ये मैक्सिमम को टच कर गया। मतलब जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो अब किसके बराबर हो गया, तीसरी वाली कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो गया। मतलब Tmax ही क्या है, आपका T स्टार्टिंग हो गया है जब आपका रेजिस्टेंस रोटर का कितना है, C पॉइंट पे आपने है। तो पिंक वाली जो ग्राफ है वो आप देख पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब मैं C पॉइंट से फर्दर रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ D पॉइंट पे, C से D में जाता हूँ, रेड वाली लाइन देखना, रेड वाला ग्राफ देखना, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम टॉर्क तो अभी भी सेम रहा, लेकिन जो y एक्सिस को जहाँ ये टच कर रहा था वो पॉइंट है वो नीचे आ गया। मतलब यहाँ y एक्सिस को टच अब क्या कर रहा है, उससे नीचे कर रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो आपका क्या हो गया, अब कम हो गया है। मतलब अब स्टार्टिंग टॉर्क आपका कम होना चालू हो गया है एक लिमिट के बाद। वो लिमिट कौन सी है, ये वाली वो लिमिट है। ठीक है, इस तक तो क्या हो रहा था, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी ऊपर जा रहा था, लेकिन जब स्टार्टिंग टॉर्क आपका मैक्सिमम के बराबर हो गया और फिर से आपने रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या हुआ, अब आपका स्टार्टिंग टॉर्क कम होना चालू हो गया। अब मैं D पॉइंट से E पॉइंट पे और रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस फिर से बढ़ाऊं तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क फिर से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्टिंग टॉर्क था, दूसरे पॉइंट पे था, तीसरे पे था, चौथे पे था, और ये आपका है पांचवें में। तो 3 1 2 3 तक तो बढ़ा, 3 के बाद चौथा और चौथे के बाद पांचवा, फिफ्थ जो था स्टार्टिंग टॉर्क, ये फोर्थ से भी क्या है, नीचे आया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होना चालू हो जाता है जब वो अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ 3 कंडीशन दोस्तों निकल के आएंगी, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आएंगी और इसका बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन सी 3 कंडीशन है समझिए ध्यान से। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है
कि मैं इस रीजन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस रीजन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब स्लिप की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है दोस्तों। इस रीजन के अंदर क्या है, इस रीजन के अंदर क्या है कि यदि आप R2 मतलब रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। आर की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो स्टार्टिंग की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो स्लिप मैक्स है, एस मैक्स जो है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या होती है आपकी R2 अपॉन X2, R2 अपॉन X2। समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से 2 मिनट। एस मैक्स होती है आपकी R2 अपॉन X2, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ जो कंडीशन है, यहाँ आपका जो रोटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, X2 से कम है, ठीक, इस रेंज के अंदर आपका रेजिस्टेंस कम है, रिएक्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तभी तो एस मैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, लेस देन 1 मिलेगी। बताइए, एक्स ज्यादा होगा, कम में ज्यादा से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में स्लिप जो है वो लेस देन 1 ही तो है, 0 से 1 के बीच में, तो स्लिप जो आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, 1 से लेस देन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका आर तो कम है, एक्स ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंस वाला पार्ट जो है रोटर का वो ज्यादा है, रेजिस्टेंस वाला पार्ट कम है। तो इस रीजन में आप कह सकते हो कि रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस यदि मैं बढ़ाऊंगा तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब आइए इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट इस पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है दोस्तों, एस मैक्स हो गया 1, ठीक है, एस मैक्स की वैल्यू हो गई 1 और एक्स मैक्स ही किसके बराबर था, R अपॉन X2 के, और इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो आपका क्या हो गया अब X2, मतलब जो तीसरी वाली पोजीशन थी, ठीक है, ये तो थी आपकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, ग्राफ जो बनाया था, ये तीसरा वाला ग्राफ है। तो तीसरे वाले ग्राफ में क्या हुआ था, आपका जो एस मैक्स है वो क्या हो गया, 1 हो गया, स्लिप की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्लिप है वो स्टार्टिंग स्लिप के बराबर हो गई। स्टार्टिंग स्लिप होती है आपकी 1 और मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप होती है वो एस मैक्स होती है, तो ये 1 हो गई। तो 1 होने का मतलब हुआ आपका जो R2 है और X2 है वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। मतलब R2 या तो कम था X से, अब आपने और बढ़ाया तो वो बराबर हो जाएगा। तो जब रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा मोटर का वही किसके बराबर होगा, उसके मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन आपको प्राप्त होगी। फर्दर अब तीसरी वाली कंडीशन की बात करूं, मैं इस रीजन की बात करूं, यहाँ स्लिप हो चुकी है ग्रेटर देन 1, ठीक है। भाई मैंने बताया था इस रीजन में जैसे ही जाऊंगा मैं तो स्लिप 1 से ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ ब्रेकिंग स्लिप जिसको अपन कह रहे थे, तो स्लिप ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ R2 अपॉन X2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, R2 ग्रेटर देन X2। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस में स्टिल बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तो कम तक था, यहाँ बराबर हुआ, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ बढ़ाते बढ़ाते इतना हो गया कि वो रिएक्टेंस से भी क्या हो गया, यदि रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा, यदि आप रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ इंक्रीज करते हो तो जो आपका टी स्टार्टिंग है वो वैल्यू क्या रहती है, वो कम हो जाती है, उल्टा रिलेशन आ रहा था, इसका उल्टा। यहाँ तो ये रिलेशन था, बढ़ाते तो बढ़ता है या बढ़ाते हो तो कम होता है, लेकिन ये कम मिलेगा जब आपकी स्लिप मैक्स जो है, एस मैक्स जो है वो आपकी 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे आपकी निकल के आएंगी, ठीक है। ये जो कंडीशन मिलेगी ये है आपका ग्राफ 4 एंड ग्राफ 5, उसमें ये कंडीशन आपको मिलेगी। थर्ड वाले ग्राफ की ये कंडीशन है और फर्स्ट और सेकंड वाले ग्राफ की ये कंडीशन आपको मिल रही है। तो यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूँ, ठीक है। अपन ने 5 ग्राफ बनाए थे, ए और बी तक जब ग्राफ था तो आपका जो टी स्टार्टिंग वो टी मैक्स से, थर्ड वाली कंडीशन में क्या हुआ, आपके दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तीसरी वाली कंडीशन जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो गया, ठीक है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्लिप है इनकी वैल्यू भी आप यहाँ दर्शा सकते हो दोस्तों, एस मैक्स 1, SM1 ये आपकी आ जाएगी, SM2 ये थर्ड वाली आपकी आ जाएगी, SM3 ये आ जाएगा, SM4 और ये आ जाएगा आपको SM5। ये SM क्या है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, जो मैक्सिमम टॉर्क मुझे मिल रहे हैं अलग अलग कंडीशन में
उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्लिप हैं उनकी वैल्यू है। तो यहाँ तो स्लिप क्या है, लेस देन 1 थे ये दोनों, ये स्लिप हो गई एग्जैक्ट 1 के बराबर, और ये दोनों स्लिप हो गई 4 और 5 वाली ग्रेटर देन 1। तो जब ये दोनों स्लिप टॉर्क है वो आपका कम होना चालू हो जाएगा रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं रोटर सर्किट रेजिस्टेंस से किस तरह इसके टॉर्क का वेरिएशन चलता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब आपके रोटर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते हो तो सबसे पहले तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ना चालू हो जाता है। आपने फर्दर और बढ़ाया तो वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा। आपने रोटर सर्किट और बढ़ाया, स्टार्टिंग टॉर्क का मैक्सिमम बराबर हो चुका है, फर्दर आपने रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाया तो वो फिर कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ वाली कंडीशन में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका डाउन होता जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो आपका मैक्सिमम टॉर्क है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो पांचों कंडीशन के अंदर ही क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम टॉर्क रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर कहीं भी रोटर की टर्म नहीं आ रही है। लेकिन जिस स्लिप पर वह प्राप्त हो रहा है वो स्लिप तो आपकी रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ये समझ में आया दोस्तों, स्लिप तो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रही है, लेकिन इन स्लिप पर जो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल रहा है, इन मैक्सिमम टॉर्क में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था किस तरह अपन रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करते हुए अपन स्टार्टिंग या इनिशियल करंट को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, और किस तरह इसमें टॉर्क का वेरिएशन जो होगा वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। किस तरह आपका मैक्सिमम टॉर्क तो फिक्स रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क एक लिमिट तक तो आपका इंक्रीज होगा, उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन अपन ने इसमें अपने देखा। ये फोर्थ आपका स्टार्टर था, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर काम में आएगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये स्टार्टर काम में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा DOL स्टार्टर, ठीक है। DOL स्टार्टर, ठीक है, इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जैसा कि नाम से पता लग रहा है दोस्तों, DOL स्टार्टर के अंदर क्या है, अपन बिना वोल्टेज में कोई रिडक्शन किए डायरेक्ट फुल वोल्टेज अपन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को दे देते हैं। लेकिन ये तभी अपन दे सकते हैं जब आपकी जो मशीन्स है वो बहुत छोटी है, स्मॉल मशीन्स है, तो अप टू 5 kVA, ठीक है, अप टू 5 kVA की जो मशीन्स हैं या 5 किलोवाट तक की जो मशीन्स हैं उन इतनी रेटिंग तक की जो मशीन है, ठीक है, सॉरी ये 5 HP मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, 5 HP, ठीक है, 5 HP, ठीक है, 5 HP तक की जो मशीन्स है, 5 हॉर्स पावर तक की जो मशीन्स हैं, इन मशीन्स तक मैं DOL स्टार्टर को काम में ले सकता हूँ। लेकिन इससे जो आगे की जो मशीन्स है, इससे ज़्यादा रेटिंग की जो मशीन है, उसमें मैं ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा होगा। 5 HP तक की जो मशीन्स है, इन तक जो आपका स्टार्टिंग करंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो इसकी जो कैपेसिटी है वायर की वो उस करंट को विथस्टैंड कर सकती है, और वो आपकी जो वाइंडिंग है वो आपकी बर्न नहीं होगी, क्योंकि वो उसको विथस्टैंड कर सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब मैं DOL स्टार्टर काम में लूँगा तो इसके साथ थर्मल ओवरलोड रिले इसके साथ हमेशा मैं काम में लूँगा। तो थर्मल ओवरलोड रिले का मतलब क्या है दोस्तों, तो ये एक रिले है, ठीक है, जो कि थर्मली ऑपरेट होती है। थर्मल का मतलब जो कि टेम्परेचर के आधार पे ऑपरेट होती है। तो उसमें जो प्री डिफाइंड टेम्परेचर सेट किया जाता है, तो जैसे ही आपका जो मोटर है उसकी, ठीक है, उसका जब टेम्परेचर है, जब वो लोडेड की जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही करंट आपका बढ़ेगा लोड के कारण, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब उसका टेम्परेचर इसमें जो प्रीसेट वैल्यू है टेम्परेचर की, उस वैल्यू से इंक्रीज होगा, तो थर्मल जो ओवरलोड रिले है ये क्या होगी, ऑपरेट होगी तो ये उसके जो कनेक्शन हैं उसको ड्रॉप आउट कर देगी, उसके कनेक्शन को काट देगी। तो आपकी मोटर के बर्न होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप मोटर, जैसे आपने
देखा होगा, मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, जैसे अपने घरों में मिक्सर ग्राइंडर नहीं होते दोस्तों, तो अपन क्या है वहाँ एक रिले होती है, ठीक है। तो वो आपने देखी होगी कि जैसे ही अपन उस मिक्सर को ज़्यादा देर चलाते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ट्रिप कर जाती है। तो उसमें क्या होता है, थर्मली वो लिंक होती है, ठीक है, मतलब उसमें एक प्री डिफाइंड टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के बाद जैसे ही यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो रिले ऑपरेट हो जाती है, वो ट्रिप कर देती है, आगे आपका कनेक्शन कट जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर है इसको मैं 5 HP तक की इंडक्शन मोटर्स या मशीन्स में काम में लूँगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, बिना किसी वोल्टेज रिडक्शन किए मैं फुल वोल्टेज आपकी मोटर को सप्लाई करूँगा। इससे जो स्टार्टिंग करंट आएगा वो ज़्यादा तो होगा फुल लोड करंट का, लेकिन वो इतना होगा कि जो मशीन की जो विद स्टैंड कैपेसिटी है उसका, मशीन की करंट की विद स्टैंड कैपेसिटी है उस तक ही होगा। तो उससे आपका कोई ज़्यादा मतलब हैवी एक्सीडेंट होने का कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ जो ओवरलोड जो रिले है ये आपको इसके कंजक्शन इसके साथ काम में लेनी पड़ेगी, जो कि जब ऑपरेट होगी जैसे ही आपका टेम्परेचर किसी प्री डिफाइंड टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका DOL स्टार्टर, इसमें डायरेक्ट अपन सप्लाई को मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुए आपके स्टार्टिंग मेथड की किस तरह में मोटर को स्टार्टिंग के लिए स्टार्टर में जो काम में ले रहा था। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाले हैं। अगला है आपका दोस्तों स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। स्पीड कंट्रोल को हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड कंट्रोल जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर की वो किस तरह अपन इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एप्लीकेशंस में जहाँ मैं इसको काम में लूँगा तो वहाँ मुझे रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट स्पीड कंडीशंस की, तो मैं किस तरह इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो NR है, जो इसकी स्पीड है रोटर की स्पीड, वो मैं लिख सकता हूँ 1 - S × NS, ठीक है। ये अपन ने जो स्लिप थी उससे एक रिलेशन निकाला था यहाँ पे, ठीक है। स्लिप थी आपकी NS - NR/NS, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एक रिलेशन निकाला था कि जो NR आएगा वो आएगा 1 - S × NS, ठीक है। और जो आपका NS होता है ये क्या है 120F/P, यही होता है आपका NS होता है 120F/P। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं कि यदि आपको रोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो आप एक तो स्लिप कंट्रोल कर सकते हो, आप नंबर ऑफ पोल्स कंट्रोल कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो 3 फैक्टर तो मैं यहाँ से डायरेक्टली देख पा रहा हूँ। यदि मुझे NR में चेंज करना है तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, तो उस फ्रीक्वेंसी से आपकी NR चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ पोल आप चेंज कर देते हो तो NS चेंज होगा, NS चेंज होगा तो आपका NR चेंज हो जाएगा। या फिर स्लिप में कुछ आप ऐसा करो कि आप स्लिप में कुछ वेरिएशन ला सको, तब भी आपकी जो स्पीड है रोटर की वो क्या हो जाएगी, आपकी कंट्रोल हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये अपन तरीके पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो पहला इसके अंदर मेथड है स्पीड कंट्रोल का दोस्तों। फर्स्ट मेथड अपन पढ़ने वाले हैं VYF कंट्रोल। VYF कंट्रोल, या इसको मैं फ्रिक्वेंसी कंट्रोल भी कहता हूँ, सिंपल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड, ठीक है। सिंपल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल भी कह सकते हो या VYF कंट्रोल भी इसको कहते हैं। क्यों VYF कंट्रोल कहते हैं समझिए दोस्तों इसको ध्यान से, इसको VYF कंट्रोल मेथड क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो जो अपन ने EMF का जो फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, वो क्या पढ़ा था दोस्तों, 4.445 F TPH kW, यही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ फाई की वैल्यू मैं निकालूँ, फ्लक्स फाई की वैल्यू, तो ये आएगी आपकी V/4.44 TPH kWF, ठीक है। V में मैंने बाकी को राइट कर दिया। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं आपके सपोज करो इंडक्शन मोटर है, आप फ्रिक्वेंसी कंट्रोल उसका करना चाह रहे हो, ठीक है। इंडक्शन मोटर की जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो आप चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, इसका इफेक्ट पड़ेगा फ्लक्स पे, ठीक है। यदि आप फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज करते हो तो फ्रिक्वेंसी में चेंज करने से
जो मोटर का जो एयर गैप फ्लक्स है इसमें क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आप ज़्यादा कर रहे हो तो जो एयर का फ्लक्स है वो डिस्टर्ब होगा, कम होगा, या फ्रिक्वेंसी आप कम कर रहे हो तो एयर का फ्लक्स आपका बढ़ेगा। लेकिन मुझे स्मूथ ऑपरेशन के लिए, इंडक्शन मोटर के स्मूथ ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि उसका जो एयर गैप फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आए। ठीक है, एयर गैप फ्लक्स है वो मुझे कांस्टेंट मेंटेन रखना होता है। तो यदि मुझे एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट रखना है और फ्रिक्वेंसी में भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आप फ्रिक्वेंसी में चेंज के साथ साथ वोल्टेज में भी चेंज कर दें तो आपका काम हो जाएगा। फिर फ्लक्स क्या रह जाएगा, कांस्टेंट मेंटेन रह जाएगा, क्योंकि आपने फ्लक्स के फ्रिक्वेंसी के साथ साथ किसमें भी चेंज कर दिया, उसके वोल्टेज में चेंज कर दिया, सप्लाई वोल्टेज में भी आपने चेंज कर दिया। तो V/F में एक साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, और दैट्स द रीजन मैं क्यों इसको V/F कंट्रोल मेथड कहता हूँ। ठीक है, आपको फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन रखना है, नहीं तो ये आपका डिस्टरबेंस क्रिएट करता है स्टार्टिंग करंट्स वगैरह में। ठीक है, तो आप फ्रिक्वेंसी को जब चेंज करते हैं तो आपको वोल्टेज को भी साथ के साथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में सेम चेंज होगा तो इसका इफेक्ट फ्लक्स में नहीं आएगा, फ्लक्स आपका कांस्टेंट मेंटेन रह जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन आई चेंज द फ्रिक्वेंसी, when I change the frequency of a three phase induction motor, then the voltage भी मुझे क्या करना पड़ेगा, with the frequency मुझे चेंज करना पड़ेगा, because the flux remains constant। फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए मुझे फ्रिक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह मैं फ्रिक्वेंसी में चेंज करूँगा, और फ्रिक्वेंसी में चेंज आप यदि करोगे तो आपकी क्या होगी। ठीक है, यहीं से आप देख पा रहे होंगे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यदि आप बढ़ाते हो, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आप यदि बढ़ाओगे तो आपका जो NR है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, आपका फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो RMF है, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, और RMF इंक्रीज होगा तो रोटर भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा, रोटर की वैल्यू भी क्या होगी, रोटर की स्पीड भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। इसको V/F कंट्रोल कहने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशो है वो मुझे कांस्टेंट मेंटेन यहाँ पे रखना होता है। Whenever I change the frequency to constanting the value of air gap flux, voltage must be changed in the same ratio of frequency। यदि आप फ्रिक्वेंसी को कम करोगे तो जो सप्लाई वोल्टेज ये भी आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में। फ्रिक्वेंसी अब चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन साइक्लो कन्वर्टर कई काम में लेते हैं। ठीक है, या इन्वर्टर और रेक्टिफायर का एक कॉम्बिनेशन अपन काम में लेते हैं। तो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई अपन प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग द साइक्लो कन्वर्टर, क्योंकि अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कई आ गई हैं जिससे मैं फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता हूँ, और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने के बाद मैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई मोटर को अप्लाई करूँगा तो वेरिएबल स्पीड मैं वहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्पीड है वो डायरेक्टली आपके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, इसका जो दूसरा मेथड जो है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल का, ये है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करके भी मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, मैं क्या सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके भी इसकी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे चेंज करूँगा ये अपन ने पढ़ा था दोस्तों, टॉर्क अपन ने पढ़ा था। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू निकाली थी मैंने, तो टॉर्क की वैल्यू जो थी वो डिपेंड कर रही थी किस पर, टॉर्क की वैल्यू थी ये अब आपकी डिपेंड कर रही थी V स्क्वायर पे, SV स्क्वायर, स्लिप इनटू V स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करूं, जो अपन ने बेसिक इक्वेशन ऑफ टॉर्क पढ़ी है उसको यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो बाकी चीज़ों को यदि मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लूं, तो जो टॉर्क है ये आपका स्लिप और वोल्टेज स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ किसी कांस्टेंट लोड टॉर्क, ठीक है, फॉर ए कांस्टेंट लोड टॉर्क, किसी कांस्टेंट लोड टॉर्क पर, फॉर ए कांस्टेंट लोड टॉर्क, तो किसी कांस्टेंट लोड टॉर्क पे टॉर्क तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इफ द सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस, इफ सप्लाई वोल्टेज reduced below the rated voltage, below the rated voltage, the slip
मस्ट इंक्रीज। बताइए दोस्तों, यदि मैं इस डॉट टॉर्क के लिए सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या कर देता हूँ, कम करता हूँ, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए आपकी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, आपको टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन रखना है और आप सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, तो इनके मल्टीप्लिकेशन के ही तो प्रोपोर्शनल है टॉर्क। तो यदि वोल्टेज की वैल्यू आप किसी रेटेड वोल्टेज से बिलो करते हो तो स्लिप को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। और स्लिप की वैल्यू यदि आपकी बढ़ती है, स्लिप की वैल्यू यदि आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। अभी अभी मैंने पढ़ा था एन आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस एन एस। ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो बताइए दोस्तों एन आर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि स्लिप 1 माइनस एस है। ठीक है, 1 में से ये माइनस हो रहा है, स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है, तो 1 माइनस एस, इस ब्रैकेट की वैल्यू कम आएगी और इस ब्रैकेट पे ही तो एन आर डिपेंड कर रहा है, तो एन आर की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रोटर स्पीड विल डीएक्सीलरेट, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, यदि मैं किसी कांस्टेंट टॉर्क पर यदि मैं सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू उसकी जो रेटेड वैल्यू के बिलो जाता हूँ, तो स्लिप जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होगी टू कॉन्स्टेंटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क। और स्लिप यदि इंक्रीज होती है तो आपका जो एन आर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप इसको कम स्पीड प्राप्त करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड फॉर द स्पीड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स को कंट्रोल करके थर्ड कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल्स। अब देखो ये किस में पॉसिबल है दोस्तों, ये चीज़ पॉसिबल केवल SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर यदि आप स्टेटर जो वाइंडिंग है उसके कुछ कनेक्शंस अपन डिफरेंट पोल के लिए निकाल के रखते हैं जब मोटर को डिजाइन करते हैं, और उसी हिसाब से अपन सप्लाई को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने 4 पोल के लिए डिजाइन की हुई है स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, तो इसके रोटर के अंदर क्या है कि 4 पोल ही ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। यदि मैंने स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शन इस तरह कर दिए, सप्लाई के कनेक्शन कि उसमें 8 पोल क्रिएट हो जाएं, 4 की जगह कितने क्रिएट हो जाएं, 8 पोल क्रिएट हो जाएं। मैंने पहले ही कुछ वायर उसका निकाल के रख लिया, क्योंकि उस पर्टिकुलर वायर पे मैं सप्लाई करूंगा तो उसके अंदर 8 पोल क्रिएट हो जाएंगे स्टेटर वाइंडिंग के। तो 8 पोल जैसे ही स्टेटर वाइंडिंग में क्रिएट होंगे उतने ही पोल उसके रोटर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो स्क्वायरल केज रोटर होता है उसकी एक खासियत होती है कि जितने पोल के लिए स्टेटर वाइंडिंग डिजाइंड है उतने ही पोल इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। द नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टेटर विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पोल ऑन द रोटर। मतलब रोटर और स्टेटर के जो पोल्स हैं उनकी संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी मोटर ऑपरेट हो पाएगी, अन्यथा आपकी मोटर रन नहीं करेगी। जितने पोल स्टेटर में हैं उतने ही पोल आपके रोटर में भी होने चाहिए। तो स्क्वायरल केज के अंदर क्या हो रहा है, जितने पोल आप स्टेटर में उतने पोल रोटर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं, वो अपन को बनाने नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा अपन नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रोटर भी इनिशियली जब मोटर बनती है तब उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उसमें स्टेटर वाइंडिंग की तरह ही वाइंडिंग होती है रोटर के अंदर, और उसको जब बनाते समय ही वो पर्टिकुलर पोल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएशन नहीं होता है पोल्स का रोटर के अंदर, क्योंकि रोटर पे भी बाउंड है, जबकि स्क्वायरल केज का रोटर की कुछ अलग कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम बार्स होती है उनकी, वो इस तरह कंस्ट्रक्शन की जाती है इसमें ऑटोमेटिकली पोल क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यदि आप स्लिप रिंग के अंदर स्टेटर के पोल चेंज कर दिए और रोटर के पोल किसी अन्य पोल के लिए रोटर की वाइंडिंग डिजाइन है, तो डिफरेंट पोल हो जाएंगे, और डिफरेंट पोल हो जाएंगे तो आपकी मोटर रन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैंने बताया था कि जो कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल्स हैं वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेटर के आपने चेंज कर लो उतने ही चेंजिंग पोल आपके रोटर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये चेंज कैसे हो सकते हैं, जो अपन ने वाइंडिंग डिजाइन की हुई है उसके सप्लाई के टर्मिनल्स को चेंज करके। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि सप्लाई करूंगा
तो हो सकता है 4 पोल क्रिएट हो या 8 पोल हो। जब मैं डिजाइनिंग करता हूँ उसी समय ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही आपने नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर लिया स्टेटर वाइंडिंग के, तो जो आपका एनआर है वो क्या होता है 1 - s इंटू 120 f/p। नंबर ऑफ पोल आपने ज़्यादा करी है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ पोल आपने कम किए तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। मतलब 4 पोल की जो मशीन है उसकी स्पीड क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी। और 8 पोल की जो मशीन है उसकी स्पीड आपको जस्ट हाफ मिलेगी, आधी मिलेगी। तो वाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोल द स्पीड ऑफ द रोटर कैन बी रिड्यूस, इसको कम किया जा सकता है वाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। लेकिन ये अपन किस में करेंगे, केवल स्लिप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ही ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका एडिंग रियोस्टेट इन स्टेटर सर्किट। एडिंग रियोस्टेट इन स्टेटर सर्किट, ठीक है। रियोस्टेट का मतलब मैं स्टेटर सर्किट में क्या कर रहा हूँ, रियोस्टेट ऐड कर रहा हूँ। तो ये अपन ने जो अभी पढ़ा था, अपन ने स्टार्टर के अंदर भी अपन ने देखा था कि जो स्टेटर वाइंडिंग जो है इसकी तीनों फेजेस के अंदर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहा था, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे करनी है। मैंने तीनों जो स्टेटर वाइंडिंग है उनके तीनों के मैंने सीरीज में क्या कर दिया, रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट क्या होता है आपको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट कनेक्ट करने से क्या होगा, उसके अंदर कुछ एडिशनल एक्सटर्नल ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप आएगा और ड्रॉप आने से क्या होगा, जो सप्लाई वोल्टेज में दे रहा था पहले मोटर को, वो बीच में ड्रॉप होने के कारण रिड्यूस्ड वोल्टेज मोटर के स्टार्टर को मिलेगा। और रिड्यूस्ड वोल्टेज मोटर के स्टार्टर को मिलेगा तो अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि वोल्टेज आप किसी लिमिट से कम कर रहे हो तो उसकी स्लिप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और स्लिप यदि बढ़ेगी तो रोटर की स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। वही सेम तरीका है कि स्टेटर सर्किट में यदि मैं रियोस्टेट ऐड कर दूं, ठीक है, तो इससे आपका वोल्टेज रिड्यूस होगा। वोल्टेज रिड्यूस होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, डाउन होगी। उसकी स्पीड भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। ये भी मैं कर सकता हूँ, एडिशन एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, ठीक है। ये भी मैं कर सकता हूँ। ये भी अपन ने देखा था दोस्तों, यदि मैं रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दूं तो वहाँ भी अपन ने वेरिएशन पढ़ा था कि किस तरह वहाँ वेरिएशन होता है। क्योंकि पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, ये वाला जो है ये मैं केवल किस में काम में ले पाऊँगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ही मैं काम है। क्योंकि आपको रोटर रेजिस्टेंस में यदि कोई चेंज करना है, कोई कनेक्शन करना है, तो ये स्क्वायरल केज के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई आउटिंग वहाँ से नहीं निकाली होती है। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर बाई यूजिंग द स्लिप रिंग्स मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके आपस में कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कर पाऊँगा। और यदि मैं इसको फॉर्मूले से भी देखना चाहूँ कि इसमें स्पीड में किस तरह वेरिएशन आएगा, तो इसको मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि जो टॉर्क था आपका, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा था एस वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ये था आपका R2 डैश अपॉन एस का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस पर ये डिपेंड कर रहा था आपका जो टॉर्क था। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ, यहाँ भी R2 डैश अपॉन एस था आपका, या ये तो यहाँ से हट गया था, और मैं एक बार देख लेता हूँ, ये आपका था, ये था आपका एस वी स्क्वायर R2 डैश अपॉन R2 डैश स्क्वायर प्लस एस X2 डैश का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा एस इंटू वी स्क्वायर R2 डैश। अब क्योंकि ये वैल्यू एस का स्क्वायर हो रहा है, पहले ही कम है, ये वैल्यू स्क्वायर होने पे और भी कम हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पे कंपेरेटिव टू दिस मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बचेगा R2 डैश का स्क्वायर, और यहाँ से आपका आएगा एक R2 से एक R2 गया, एस अपॉन R2 डैश,
ठीक है। ये रिलेशन यहाँ बनेगा कि जो टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल आएगा एस अपॉन आर टू डैश के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों इजली कि यदि मैं रोटर सर्किट में, ठीक है, केवल किस में काम में आएगा, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में काम में आएगा। तो यदि मैं रोटर सर्किट में कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड कर रहा हूँ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू में रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए स्लिप की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और स्लिप की यदि वैल्यू बढ़ेगी तो मैंने बताया था एन आर क्या हो जाएगा 1 माइनस एस इंटू एन एस। स्लिप की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो आपकी रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस यू ऑल्सो मिनिमाइज द रोटर स्पीड, ठीक है। तो आप स्टेटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके भी इसकी स्पीड कम कर पा रहे हैं, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीज करके भी आप जो इसकी रोटर की स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट रोटर को ड्राइव करने के लिए यदि आप किसी को रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्लिप की वैल्यू भी आपको बढ़ानी होगी। स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी जो एनआर की स्पीड है वो क्या होगी, डाउन होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है कैस्केड कंट्रोल मेथड, ठीक है। अब 6 जो है कैस्केड कंट्रोल, कैस्केड नेक्स्ट मेथड है वो है कैस्केड कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो कैस्केड कंट्रोल मेथड में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कैस्केड कंट्रोल मेथड के अंदर दो मोटर यहाँ पे काम में लेंगे, एक तो मेन मोटर होगी और एक ऑक्सिलरी मोटर होगी। मेन मोटर का जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैं सप्लाई करूँगा किसको, ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना किस तरह यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है दोस्तों, समझना। ये है आपकी मेन मोटर, ठीक है, इसको ए मोटर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मेन मोटर ये ए है, ठीक है। इसके स्टेटर को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है मेन मोटर के स्टेटर को, ठीक है। ये इसका स्टेटर है और ये इसका क्या है, रोटर। इस रोटर को, ठीक है, ये है आपकी क्या, ऑक्सिलरी मोटर, ये है आपकी ऑक्सिलरी मोटर, इसको मैं बी मोटर कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ बी मोटर। मेन मोटर में नंबर ऑफ पोल है वो पी ए है, बी मोटर में जो नंबर ऑफ पोल है वो पी बी है, ठीक है। और ये है इसका रोटर, ठीक है। ये तो इसका स्टेटर है और ये इसका क्या है, ऑक्सिलरी मोटर का बी है, नंबर ऑफ पोल पी बी है। अब मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि रोटर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस इंडक्शन मोटर में, जो रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं सप्लाई कर रहा हूँ किसको, इसके स्टेटर को, ठीक है, समझना ध्यान से। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका, ए मोटर का। अब ए मोटर के रोटर से मैं कनेक्शन कर रहा हूं, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए मोटर कौन सी हो, स्लिप रिंग टाइप, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ए मोटर जो मेन मोटर होगी हमेशा कौन सी होगी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ही मैं रोटर का कुछ एक्सटर्नल कनेक्शन कर सकता हूँ यूजिंग द स्लिप रिंग। स्क्विरल केज के अंदर ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो स्लिप रिंग की हेल्प से मैंने क्या किया, 3 वायर जो रोटर के निकाले उनका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैंने किसको दे दिया, बी मोटर ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर को, स्टेटर वाइंडिंग को, ठीक है, समझना ध्यान से। तो इसका जो स्टेटर एमएमएफ बनेगा वो किसके बराबर होगा, इसकी रोटर फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मोटर है इट में भी एससीआई है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, इसका कोई ऐसा नहीं है क्योंकि इसके रोटर से मुझे आगे कोई कनेक्शन नहीं करना है। तो ये स्क्वायरल केज भी हो सकती है और ये स्लिप रिंग टाइप की भी हो सकती है। अब किस तरह में वेरिएबल स्पीड यहाँ पे प्राप्त हो, कैस्केड कंट्रोल का मतलब यही होता है, पहली मोटर का जो आउटपुट है वो दूसरी मोटर के लिए मैंने एज ए इनपुट की तरह काम में ले लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ जो इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड बनेगी, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ NS = 120 F/P। यदि मैं ए मोटर की बात कर रहा हूँ तो इन सब पे ए लगा रहा हूँ, ये PA कर दिया, ये FA कर दिया, ये NSA कर दिया, ठीक है दोस्तों, ए लगा दिया तीनों पे। NS = 120 F/P। ए मोटर के लिए मैंने तीनों पे ए लगा दिया। बी मोटर के लिए मैं तीनों पे क्या लगा दूंगा, बी,
एन एस बी इज इक्वल्स टू 120 एफ बी अपॉन पी बी। मैंने यहाँ बी लगा दिया बी मोटर के लिए, क्योंकि इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो बनेगी वो कुछ अलग होगी, इसकी सिंक्रोनस स्पीड बनेगी वो कुछ अलग होगी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सपोज करो मैं इसकी जो स्लिप ले रहा हूँ स्टेटर और रोटर के बीच में वो एस ए ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। स्लिप ऐसे, तो ऐसे क्या होगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, एन एस माइनस एन आर। ए मोटर के लिए ए लिख रहा हूँ, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है, ए मोटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, फ्रिक्वेंसीज में कि जो एफ आर आएगी इसकी वो आएगी स्लिप टाइम ऑफ एफ एस स्टेटर फ्रिक्वेंसी ए की। ये समझ आया दोस्तों रिलेशन, ठीक है। इसके जो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी आएगी ए मोटर के रोटर की फ्रिक्वेंसी, ए मोटर के रोटर की फ्रिक्वेंसी वो क्या होगी, स्लिप टाइम ऑफ, स्लिप कौन सी, ऐसे वाली, स्लिप टाइम ऑफ स्टेटर फ्रिक्वेंसी, स्टेटर ए की फ्रिक्वेंसी इसके बराबर होगी, ठीक है। एफ एस स्टेटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। ये रिलेशन होता है एफ आर बराबर एस एफ एस। मैं ए मोटर की बात कर रहा था। बी मोटर की यदि मैं बात करूंगा तो क्या मैं दोस्तों यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी जो रोटर की स्पीड है एन आर ए, ठीक है, एन आर ए जो है इसकी जो रोटर की स्पीड है वही क्या इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड कर रही है वो किस फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, एफ बी पे। और एफ बी इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस जो फ्रिक्वेंसी है स्टेटर फ्रिक्वेंसी वो किसके बराबर है, एन आर ए के बराबर है। तो ये जो है वैल्यू ये तो मैं लिख रहा हूँ एन आर के बराबर रोटर की स्पीड, ठीक है, क्योंकि रोटर की जो स्पीड है ये एक ही शाफ्ट पे है दोस्तों, में ध्यान देना है, ये रोटर है एक ही शाफ्ट पे। तो जो इनकी जो रोटर की स्पीड है एन आर जो है, ठीक है, वही इसकी सिंक्रोनस स्पीड बनेगी बी मोटर की, क्योंकि इसकी जो स्टेटर, इसका जो आरएमएस बनेगा वो स्टेटर फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगा, और इसकी स्टेटर फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी है, जो इसके रोटर की फ्रिक्वेंसी है। तो इसको एन आर को मैं लिख सकता हूँ 120 एस टाइम ऑफ एफ एस ए डिवाइड बाय पी, ये मैंने यहाँ से रख दिया, ठीक है। इसकी जो रोटर फ्रिक्वेंसी थी वो रख दिया ऐसे इंटू एफ एस ए और लगा सकते हो आप दोनों पे, ए लगाना चाहो तो ए और यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन आर जो आ जाएगा 120 अपॉन पी बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो दोस्तों, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एस ए स्लिप की वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। एफ एस ए को तो मैं यहीं लिख रहा हूँ, एफ एस ए तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो स्लिप की वैल्यू है ये मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, एन एस ए माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है दोस्तों, ये मैंने पुट कर दिया एन आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 120 एफ एस ए अपॉन पी बी, ठीक है, 1 माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, एन आर को इधर ले जा रहा हूँ और एन आर को मैं कॉमन ले रहा हूँ साथ के साथ, क्या बचेगा, इधर तो 1 बचेगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 120 एफ एस ए अपॉन पी बी ऐसे, एन एस ए क्या है 120 एफ ऐसे, ठीक है। एन एस ए क्या था 120 एफ अपॉन पी बराबर, इधर क्या बचा 120 एफ एस ए अपॉन पी बी, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मल्टीप्लाई करके उसको मैंने पक्षांतरण कर दिया। तो ये बचा आपका एन आर जो है, यहाँ से ये क्या मिला दोस्तों 120 एफ एस ए, 120 एफ एस ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो पी ए ऊपर चला जाएगा, तो ये बचा पी बी एल सी एम आएगा, पी ए प्लस पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू
120 fs अपॉन pv, अगेन pv से pv कैंसिल आउट, तो जो nr आपका आया ये आएगा 120 fs अपॉन pa प्लस pv, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आपका निकल के आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी दोस्तों, लेकिन अपन फाइनल रिजल्ट तक ये मैं क्लियर कर पा रहा हूँ दोस्तों कि ये जो फ्रिक्वेंसी आई, ये जो स्पीड आई आपकी एनआर की, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? 120 एफएस क्या थी आपकी जो स्टेटर फ्रिक्वेंसी थी, फर्स्ट मोटर की जो स्टेटर फ्रिक्वेंसी, डिवाइड बाय पीए प्लस पीवी से इसको डिवाइड हो रहा है। तो पीए थे आपके ए मोटर के नंबर ऑफ पोल और पीवी थे आपके बी मोटर के नंबर ऑफ पोल। तो ये यहाँ से मैं टोटल 4 प्रकार की स्पीड प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्पीड में यहाँ से कौन सी प्राप्त कर सकता हूँ? विद सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए, विद सिंक्रोनस स्पीड ए, मुझे जो NR1 जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 120 fs अपॉन टी, इसमें केवल ए की बात करूँ। सेकंड मुझे क्या मिलेगी? विद सिंक्रोनस स्पीड बी के साथ मैं इसको NR2 नाम दे दूँ, तो ये मिलेगी 120 fs अपॉन पीवी, बी मोटर के साथ। थर्ड विद कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है, यदि कम्युलेटिव कैस्केडिंग का मतलब है दोस्तों कि दोनों मोटर में जो टॉर्क बनेगा वो यदि एक ही डायरेक्शन में बन रहा है तो इसको मैं बोलता हूँ कम्युलेटिव कैस्केडिंग, और यदि दोनों मोटर में जो टॉर्क बन रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो उसको मैं करता हूँ डिफरेंशियली कैस्केडिंग। तो कम्युलेटिव कैस्केडिंग के केस में जो स्पीड है वो NR3 यदि मैं नाम दूँ तो ये आएगा 120 fs अपॉन pa प्लस pv आएगा। ठीक है, और यदि डिफरेंट है विथ डिफरेंशियली कैस्केडिंग NR3 आपको NR4 यहाँ से प्राप्त होगी और ये मिलेगी 120 fs अपॉन pa माइनस pv। ठीक है, तो ये 4 स्पीड मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पोल आपके चेंज हो गए, pa पोल आए, pv पोल आए, pa प्लस pv आए और pv माइनस pv आए, pa माइनस pv। तो ये 4 डिफरेंट पोल की कंडीशन आपको मिल रही हैं। तो इस आधार पर 4 ही अलग अलग NR1 NR2 NR3 NR4 4 स्पीड आप प्राप्त कर सकते हैं। कम्युलेटिव कैस्केडिंग का मतलब मैंने बताया, कम्युलेटिव कैस्केडिंग का मतलब है यदि दोनों जो मोटर है ए और बी मोटर, इनका जो टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में बन रहा है तो ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी। यदि दोनों मोटर के अंदर जो टॉर्क है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो वो डिफरेंशियली कैस्केडिंग की कंडीशन होगी, इसमें आपको NR4 स्पीड आपको प्राप्त होगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख सकते हो दोस्तों, अपन ने क्या किया है, ए मोटर की जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो स्टेटर को अप्लाई की है, तो स्टेटर की जो सिंक्रोनस स्पीड बनेगी वो किस फ्रिक्वेंसी, बी मोटर की, वो ए मोटर की रोटर फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, ये बस यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। बी मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड आएगी वो ए मोटर की रोटर फ्रिक्वेंसी के बराबर, क्योंकि रोटर से ही तो सप्लाई दे रहा हूँ उसको मैं, तो स्लिप टाइम ऑफ FSA के बराबर आएगी। इसके बाद तो मैंने क्या किया है कि वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करके मैंने कुछ कैलकुलेशन की हैं, कैलकुलेशन करके मेरे पास ये रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सिंपल मैंने जो फार्मूले काम में लिए थे, स्लिप का फार्मूला था, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला था, ये रोटर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला था, ये 3 फार्मूले मैंने वहाँ पे पुट कर दिए। ए मोटर है जो मेन मोटर है, आपको ध्यान रखनी है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। बी मोटर जो है वो आपकी इस वजह से इंडक्शन मोटर हो सकती है या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखा कि किस तरह मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। अपन ने 5-6 इसके मेथड पढ़े थे, इन मेथड से मैं स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।